हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। आई एम परवीन शर्मा फ्रॉम BLS इंस्टीट्यूट। आई वेलकम टू ऑल एट यूट्यूब चैनल ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। और टुडेज टॉपिक इज चैप्टर सेकंड, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है और फर्स्ट चैप्टर के आपको सभी क्वेश्चंस बाय PDF आपको भेज दिए गए हैं और उन क्वेश्चन की प्रॉब्लम भी मैंने जो आपकी क्वेरी आई थी वो सॉल्व करवा दी है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। इस टॉपिक को करने से पहले हमें एक छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक वो हमें पहले पता होना चाहिए, तभी हम एडमिशन पर मूव करेंगे। एक टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन या हम कह सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। ये हमें टॉपिक छोटा सा है, लेकिन एडमिशन से पहले इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, तभी हम एडमिशन कर सकेंगे। नए साझेदार का जो प्रवेश है उसके बारे में हम समझ पाएंगे। बात करें कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। रिकंस्टिट्यूशन से नाम से क्लियर है कि दोबारा से निर्माण करना, रिकंस्ट्रक्शन भी सेम यही है कि दोबारा से किसी चीज़ को बनाना, किसको, पार्टनरशिप फर्म को, फर्म का पुनर्गठन करना। इसका मतलब ये हुआ कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसमें किसी भी तरह का चेंज होता है तो ओल्ड एग्रीमेंट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और पार्टनर्स को नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। जैसे ही ओल्ड एग्रीमेंट ख़त्म होगा और नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा तो क्या कहलाएगा, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाएगा। कि जब ओल्ड एग्रीमेंट डिसॉल्व हो जाता है या ओल्ड एग्रीमेंट एंड हो जाता है एंड न्यू एग्रीमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, इट इज़ नोन एज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दोबारा से देखिए कि जब साझेदारी समझौते के अंदर किसी भी तरह का परिवर्तन होता है और नया समझौता तैयार किया जाता है तो उसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। अब पुनर्गठन के कारण क्या क्या हो सकते हैं या पुनर्गठन के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं वो देखिए। पुनर्गठन के कुछ तरीके हैं या किन स्थितियों में फर्म का पुनर्गठन होगा। द फर्स्ट इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जो हमारा चैप्टर है जो आज करने जा रहे हैं। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। जब भी कोई फर्म में नया साझेदार आएगा तो फर्म का क्या होगा, पुनर्गठन होगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, सेकंड कंडीशन आपकी या स्थिति पुनर्गठन की, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर। कि अगर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करे करना या मृत्यु होना। अगर किसी भी साझेदार की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है फर्म से या किसी भी कारण से फर्म को छोड़कर चला जाता है तो वो भी किसका एक मोड है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। इसे भी क्या कहेंगे, पुनर्गठन का एक माध्यम या एक तरीका कहेंगे। नेक्स्ट इसी तरह देखिए, थर्ड वन इज चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि वर्तमान लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, वर्तमान लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन अगर साझेदारों के मध्य जो लाभ हानि अनुपात था, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, वो चेंज हो जाता है या वो चेंज कर लेते हैं, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा? पुनर्गठन के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम बात करें अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। द फोर्थ मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन इज amalgamation of two partnership firm दो साझेदारी फर्मों का एकीकरण। अगर कोई दो फर्में मिलकर एक नई फर्म बनाती है तो भी फर्म का क्या होगा? पुनर्गठन होगा। फर्म क्या होगी? रिकंस्टिट्यूट होगी। देखिए ये कुछ मोड थे जो आपके रिकंस्टिट्यूशन के मोड में आते हैं, या जिन्हें हम पुनर्गठन के माध्यम या पुनर्गठन के तरीके कह सकते हैं। अगर ये कुछ जैसे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर फर्म में नया साझेदार आता है, इन सब में कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन है पुनर्गठन या रिकंस्ट्रक्शन या रिकंस्टिट्यूशन। इन सब के होने से पुराना एग्रीमेंट क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आएगा, नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो उसका मीनिंग क्या होगा कि फर्म का क्या हो रहा है? पुनर्गठन किया जा रहा है, रिकंस्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है। क्योंकि जब भी एडमिशन होगा, जब भी रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, चेंज इन रेशियो या अमलगमेशन, इनमें से आपके टॉपिक के अंदर या आपके सिलेबस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन चीज़ें आपके हैं। तीन या जिसे चार कह सकते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो। ये चार आपके सिलेबस में है, अमलगमेशन आपके सिलेबस में नहीं है। इन चारों को ही हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में आपके दो टॉपिक हैं, नए साझेदार का प्रवेश है और एक चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो है। क्लियर हुआ? मोड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन के मोड कौन कौन से हैं या कौन कौन से तरीके हैं जिनसे फर्म क्या होती है? पुनर्गठित होती है। मीनिंग समझिए। इसीलिए मैंने कहा था कि एडमिशन किसके अंतर्गत आएगा? पुनर्गठन के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले आपको पुनर्गठन का मतलब या रिकंस्टिट्यूशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे एडमिशन की तरफ। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आज हम बात करेंगे एडमिशन को लेकर। अगर हम बात करें एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नाम से क्लियर है कि नए साझेदार को प्रवेश देना या नए साझेदार को बनाना। जैसे मैंने कहा कि कोई फर्म है जिसमें पहले दो पार्टनर थे, ए और बी, इनका रेशियो 3:2 था। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा सी को कि सी तू हमारी पार्टनरशिप में आ जाओ। सी को कहा कि आप हमारे क्या बन जाओ? पार्टनर बन जाओ। सी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपके पार्टनर बन जाते हैं। अब जैसे ही सी आया तो पार्टनर कितने हो गए? सी के आने के बाद अब पार्टनर कितने हो गए? अब आपके पास पार्टनर हो गए 3। फर्म के पार्टनर कितने हो गए? 3 हो गए। पहले 2 थे, अब 3 हो गए। बिल्कुल सही बात है कि प्रवेश हो गया, एडमिशन हो गया। अब एडमिशन सी को ले तो लिया, लेकिन सी के आने से काफ़ी सारे चेंजेस होंगे। कुछ बातें सी कहेगा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, कुछ ए और बी भी कहेंगे कि सी आप हमारे पार्टनर बनोगे तो हमें भी आपसे कुछ ये आशाएं हैं। तो इन सब के बीच में, मतलब इन तीनों के बीच में एक नया एग्रीमेंट बनेगा। क्या बनेगा? एक नया एग्रीमेंट बनेगा। और जैसे ही नया समझौता तैयार होगा या एक नया एग्रीमेंट तैयार होगा तो वो क्या कहलाएगा? फर्म क्या हो गई है?
रिकन्स्टिट्यूट हो गई है, फर्म का पुनर्गठन हो चुका है। अब नए समझौते के तहत कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स निर्धारित किए जाएंगे जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्लियर है? तो कई सारे चेंजेस फर्म में करने पड़ते हैं एडमिशन के समय। एडमिशन का सिंपल सा मीनिंग है कि जब भी कोई नया साझेदार फर्म में आता है और पुराने साझेदारों की संख्याओं में वृद्धि हो जाना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टनर्स इज नोन एज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर हम कहें कि अगर पुराने साझेदार 2 थे, एक नया आता है, तो पार्टनर कितने हो गए? 3 हो गए। बिल्कुल सही बात है। वो क्या हुआ? एडमिशन ऑफ पार्टनर हम कहते हैं। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो ये एक्ट कहता है कि नया साझेदार पुराने साझेदारों की कंसेंट या उनकी सहमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। या मैं कह सकता हूँ कि कोई भी नया साझेदार अगर बनेगा तो उसमें पुराने साझेदारों की सहमति होनी आवश्यक है। A new partner can be admitted with the consent of all existing partners। जितने भी पहले अभी हमारे पार्टनर हैं, उन सभी पार्टनर की सहमति आवश्यक है नए पार्टनर के एडमिशन के लिए। जैसे ही ए बी सहमत हुए, क्योंकि फर्म में 2 ही पार्टनर थे, ए बी सहमत हुए कि सी को पार्टनर बना लेना चाहिए, और सी ने कहा कि ठीक है, सी भी एग्री है, ए बी भी एग्री है, तो 3 पार्टनर हो गए, ए बी सी। अब बात करें कि सी को क्या कहेंगे, ए बी को क्या कहेंगे, और इन तीनों को एक साथ क्या कहेंगे, क्योंकि ये बार बार हमें क्वेश्चन में भी काम आएंगे। अगर हम ए बी की बात करें तो ए और बी तो अब क्या हो गए? ओल्ड पार्टनर हो गए। ए और बी क्या कहलाएंगे? पुराने साझेदार हो गए। अभी तो पुराने हो गए। नया साझेदार आया तो क्या हो गए? पुराने हो गए। सी क्या कहलाएगा? सी न्यू पार्टनर होगा, क्योंकि तो नया नया आया है, तो सी को हम कहेंगे नया पार्टनर, नया साझेदार। क्लियर है? अब तीनों को क्या कहेंगे? तीनों को कहेंगे ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर, ऑल मीन्स सभी साझेदार। सभी साझेदार की बात करेंगे, इट मीन्स न्यू इसके अंदर क्या है? इंक्लूडेड है। क्लियर है? आपको ध्यान रखने पड़ेंगे इन शब्दों को। ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर, ऑल पार्टनर, नया साझेदार। अब सी पार्टनर बन तो गया, लेकिन सी अपने साथ क्या लाएगा और पार्टनर कैसे बनेगा, ये सब बातें देखते हैं। अब अगर बात करें सी की, तो सी ऐसे थोड़ी बनेगा पार्टनर। पार्टनर बनने का मतलब है कि वो फर्म का मालिक बन गया है। क्या बन गया है? मालिक। तो मालिक बनने के लिए सी को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। सी क्या लेकर आएगा? या अगर हम बात करें कि जो न्यू पार्टनर है वो फर्म में क्या लेकर आएगा? न्यू पार्टनर फर्म में 2 चीज़ें लेकर आता है। क्या लेकर आता है? 2 चीज़ें कौन सी? देखिए, एक तो लाएगा कैपिटल पूंजी। पैसा तो लेकर आना पड़ेगा पार्टनर बनना है तो, वरना कौन पार्टनर बनाएगा? कैपिटल लाएगा। सेकंड, वो साथ में क्या लाएगा? अपना नाम। सीधी सी बात है, नाम तो लेकर ही आएगा। अब नाम का मतलब यहाँ सिंपल ये नहीं कि बस अपना नाम लेकर चला गया, ऐसे नहीं। ये नाम, ये रेपुटेशन क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है। इसे हम कहते हैं ख्याति। नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है और गुडविल। आपसे पूछे कि नया पार्टनर क्या लेकर आएगा, तो नया पार्टनर 2 चीज़ें लेकर आता है अपने साथ। फर्स्ट वन इज़ पार्ट ऑफ कैपिटल, या कह सकते हैं अमाउंट ऑफ कैपिटल, एंड अमाउंट ऑफ गुडविल, पार्ट ऑफ गुडविल। अपने हिस्से की ख्याति लाता है और अपने लिए निर्धारित पूंजी लेकर आता है जो उनके एग्रीमेंट में शामिल है। सी आया और सी अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेकर आया। अब सी लेकर तो आया, लेकिन सी कहेगा मुझे भी आपसे कुछ चाहिए। सी क्या कहेगा कि मैं ये 2 चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, कैपिटल भी ला रहा हूँ आपके कहे अनुसार, और मैं क्या लेकर आ रहा हूँ? गुडविल भी लेकर आ रहा हूँ। मुझे क्या मिलेगा? सी को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा।
और सी को क्या मिलेगा, और सी को शेयर इन एसेट ऑफ फर्म। तो सी के अधिकार की बात की जाए, ये तो वो दो चीज़ें हैं जो नया पार्टनर क्या होगा, लेकर आएगा, लेकर आता है। अब ये ले तो आया, लेकिन सी क्या कहेगा, मुझे क्या चाहिए, कुछ अधिकार चाहिए। तो नए पार्टनर के राइट्स की बात की जाए, राइट्स या अधिकार, कि फर्म में नए साझेदार के क्या अधिकार होंगे। तो दो चीज़ें लाता है तो अधिकार भी इसके मुख्य कितने होंगे, मेन जो राइट्स होंगे वो दो राइट्स होंगे। देखिए अगर हम फर्स्ट राइट की बात करें, पहले अधिकार की बात करें, तो क्या राइट होगा, राइट टू गेट शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ फर्म, भविष्य के लाभों में हिस्सा पाने का अधिकारी होगा। लाभों के साथ आप प्रॉफिट्स के साथ लॉस इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकते हैं। तो पहला अधिकार सी को मिलेगा या नए पार्टनर को मिलेगा, राइट टू गेट शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ फर्म, कि भविष्य के जो लाभ होंगे उन लाभों में हिस्सा पाने का अधिकारी होगा। सेकंड हम बात करें, राइट टू गेट शेयर इन एसेट ऑफ फर्म, शेयर इन एसेट्स ऑफ फर्म, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। दो अधिकार हुए, एक सी को अधिकार मिलेगा फ्यूचर प्रॉफिट पाने का अधिकारी होगा, सेकंड इज शेयर इन एसेट्स ऑफ फर्म, फर्म की संपत्तियों के अंदर उसका भी कुछ शेयर होगा। अब कितना शेयर होगा ये डिपेंड करता है इन बातों पर, ये दोनों राइट इन पर डिपेंड करते हैं, कैपिटल पर और गुडविल पर, कि कितना उसे गुडविल अमाउंट लेकर आएगा या कितना वो कैपिटल का पैसा लेकर आएगा, इन्हीं के अकॉर्डिंग इसका शेयर डिवाइड होगा। अब बात की जाए कि सी फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर प्राप्त करने के लिए या भविष्य के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए सी क्या लेकर आएगा। यहाँ हम एक एक करके क्वेश्चन भी साथ साथ कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सी फर्म में क्या लेकर आता है, तो कैपिटल और गुडविल लेकर आएगा। सी मीन्स न्यू पार्टनर्स, क्लियर है। न्यू पार्टनर क्या लेकर आएगा, कैपिटल और गुडविल, पहली बात क्लियर है। न्यू पार्टनर को क्या क्या अधिकार होंगे, राइट्स कितने होंगे, तो दो राइट होंगे। फर्स्ट इज़ राइट टू गेट शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। दूसरा जो अधिकार होगा फर्म में एसेट्स में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये दो राइट्स होंगे। अब इन राइट्स को वो प्राप्त कैसे करेगा, या आपसे पूछा जाए कि हिस्सा भविष्य में हिस्सा प्राप्त करने के लिए क्या लेकर आता है, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं। तो जो नया पार्टनर है फर्म में हिस्सा प्राप्त करने के लिए क्या लाएगा, वो फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए लाएगा क्या, गुडविल। क्या लेकर आएगा, गुडविल लेकर आएगा। तो जो फर्म में जितना लाभ होगा उसी के हिसाब से वो क्या लाएगा, उसी के प्रोपोर्शनेट में क्या लाएगा, गुडविल लाएगा। तो फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए, भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए साझेदार जो राशि लाता है वो क्या होती है, वो गुडविल होती है। क्लियर है, समझ में आ जाएगी बात आपको, कोई प्रॉब्लम। सेकंड बात करें कि शेयर ऑफ एसेट के अंदर या संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए क्या लाएगा, तो वो लाएगा पूंजी, कैपिटल लाएगा संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ से तीन तरह के क्वेश्चन, साझेदार क्या लेकर आता है, उसके कितने अधिकार हैं, और उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वो क्या लाता है। क्लियर है। इस तरह से नया पार्टनर एडमिशन करता है। मतलब समझ में आ गया। नया पार्टनर का प्रवेश का मतलब नया पार्टनर फर्म में आना या साझेदारों की संख्या में वृद्धि हो जाना, और नया पार्टनर कब प्रवेश कर सकता है, कैसे प्रवेश कर सकता है, एडमिशन कैसे हो सकता है, बाय द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, जितने हमारे साझेदार हैं उन सभी की कंसेंट से, उन सभी की सहमति से ये नया साझेदार फर्म में प्रवेश
कर सकता है। क्लियर है? अच्छा, आपसे पूछा जाए कि नया साझेदार फर्म में क्यों प्रवेश करता है या नए पार्टनर को क्यों लिया जाता है, तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि जो बिज़नेस है, जो ओल्ड पार्टनर है, वो बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हो। और भी कई कारण हो सकते हैं जिन कारणों से नए पार्टनर को कैपिटल की ज़रूरत हो सके। मान लो नीड ऑफ कैपिटल है कि जो ओल्ड पार्टनर है उनके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं है, वो चाहते, उनके पास पैसे की कमी है, तो वो चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो हमारे बिज़नेस को इन्वेस्ट कर दे, बिज़नेस में पैसा लगा दे, उसे पार्टनर बना लेते हैं। तो कई सारे कारण हो सकते हैं नए पार्टनर को एडमिशन करने के। ये था एडमिशन का मीनिंग। अब हम मेन बात करते हैं कि एडमिशन के समय या नए साझेदार के प्रवेश के समय अकाउंटिंग प्रॉब्लम क्या क्या आती है या फर्म में क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। अकाउंटिंग प्रॉब्लम, लेखांकन समस्याएं, यहीं से हमारा टॉपिक शुरू होता है। अभी तक थ्योरी की बात या प्रैक्टिकल की बात करेंगे कि लेखांकन समस्याएं क्या क्या आती हैं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं। ऐसे तो कई सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चेंज होंगे, लेखांकन समस्याएं क्या क्या आएगी नए साझेदार के एडमिशन के समय। देखिए, अगर हम पहली समस्या की बात करें, पहली प्रॉब्लम की बात करें, तो वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया लाभ विभाजन अनुपात। क्योंकि जब भी नया साझेदार आएगा तो साझेदारों की संख्या बढ़ जाएगी, तो एक नया रेशियो भी डिसाइड किया जाएगा कि अब प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की आएगी। सेकंड प्रॉब्लम की बात करें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। त्याग अनुपात। ये दो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात, इनकी बात हम आगे करेंगे वन बाय वन। थर्ड जो मेन प्रॉब्लम आएगी वो होगी रिवैल्यूएशन, पहले आएगी गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ख्याति की गणना और ख्याति की लेखांकन प्रविष्टियाँ क्या होंगी या ख्याति का लेखांकन कैसे होगा, गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा, ख्याति की गणना और ख्याति का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, फोर्थ प्रॉब्लम जो है वो आपके आएगी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। संपत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। नेक्स्ट जो है वो प्रॉब्लम आपके हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट, पूंजी समायोजन और एक है, सॉरी ये लास्ट होगी, एक आपके ई हम ऊपर नीचे कर लेते हैं, पहले ये ई और ये एफ हो जाएगा। हम ई की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड
प्रॉफिट रिजर्व्स, ये मेन जो 6 प्रॉब्लम है, ये 6 प्रॉब्लम आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंतर्गत आती है नए साझेदार की। थोड़ा ध्यान रखना है कि ये ऊपर नीचे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे तो इसे आप पहले करेंगे और इसे बाद में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्म के अकॉर्डिंग है। क्लियर है? द फर्स्ट, अब बात करें 1 बाय 1 इसकी बात करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम जो आपके है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात। फिर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ख्याति की गणना और ख्याति की लेखांकन प्रविष्टि। डिवेल्यूशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी, संपत्तियों दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। पूंजी समायोजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, की जो अवितरित लाभों और संचय हैं, रिजर्व्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1 करके। क्लियर है? आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं न्यू रेशियो के बारे में। कि जब पार्टनर का एडमिशन होगा या नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है तो न्यू रेशियो कैसे निकाला जाएगा। और सॉरी, क्योंकि विदाउट न्यू रेशियो हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, और नया अनुपात तो वैसे भी उनके बीच में निर्धारित किया जाएगा। देखिए 1 बाय 1 करेंगे हम। पहले आज करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन। प्रवेश के समय, एडमिशन के समय नया लाभ हानि अनुपात कैसे निकाला जाता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आरबीएससी और सीबीएसई दोनों में ही जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो इस पर बहुत आते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान से करना है इसे, क्योंकि इसकी कई सारी कंडीशंस हैं। हम क्वेश्चन के फ्रेम को देखकर ही ये डिसाइड कर पाएंगे कि नया अनुपात कैसे निकाला जाएगा। और हम सेकंड पॉइंट जो आपका है वो भी साथ ही करेंगे इसके। सेकंड पॉइंट आपका है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए पॉइंट हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात। त्याग अनुपात, इन दोनों को एक साथ करेंगे। न्यू रेशियो कैसे निकाला जाएगा और त्याग अनुपात क्या होता है। देखिए एक एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि ए और बी 2 पार्टनर थे, इन दोनों के बीच में जो पहले रेशियो था वो 3:2 था। इन्होंने सी को एडमिशन दिया, सी नया साझेदार आया, सी वॉज एडमिटेड, सी फर्म में नया आया। जैसे ही सी नया आया तो पार्टनर कितने हो गए, 3 हो गए, ए बी और सी। अब इनके बीच में नया अनुपात हम मान लेते हैं कि दिया हुआ है, हमने मान लिया, नया अनुपात मान लिया 3:2:1। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ओल्ड रेशियो। ये पुराने साझेदारों के बीच में जो अनुपात था वो क्या कहलाएगा, पुराना अनुपात कहलाएगा। और जैसे ही तीनों के बीच में अनुपात आया तो वो क्या कहलाएगा, न्यू रेशियो कहलाएगा। अब ये निकलेगा कैसे, ये बात करेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप थोड़ा समझ लीजिए कि हमने ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों ही हमने मान लिए हैं। क्लियर है? सी नया पार्टनर आया है, सी ने फर्म में प्रवेश लिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सी का हिस्सा कितना है तो सी का हिस्सा है आपके 1/6। निकाल सकता हूँ, बिल्कुल सीधी सी बात है। सी का हिस्सा कितना होगा, 3 और 2 5 और 1 6, और नीचे टोटल रख दो तो कितना हो जाएगा। अगर बी के हिस्से की बात की जाए तो बी का हिस्सा 2/6 और सी का हिस्सा ए का हिस्सा कितना हुआ, 3/6। ये तो ए बी सी के तीनों के नए हिस्से हो गए। और अगर हम पुराने शेयर की बात करें तो ए का पुराना शेयर कितना था, 3/5, और नया शेयर कितना है, 2/5, 3/5 और 2/5, 3/5 और 2/5 ये ओल्ड शेयर है।
3/6, 2/6, 1/6 क्या है, नया अनुपात है। और सी के हिस्से की बात की जाए तो सी का हिस्सा कितना, 1/6 है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए और बी ने सी को एडमिशन दिया 1/6 हिस्से के लिए। अब त्याग का क्या मतलब है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि सैक्रिफाइसिंग का क्या मतलब है, त्याग का क्या मतलब है। अब जैसे ही सी ने एडमिशन लिया तो पार्टनर की संख्या बढ़ गई। पार्टनर की संख्या बढ़ने से क्या होगा, फर्म के जो फ्यूचर प्रॉफिट होंगे वो पहले तो 2 में ही डिवाइड होते थे, अब कितने में होंगे, 3 में डिवाइड होंगे। तो उनसे इस कारण, इस रीज़न से ए बी को अपने प्रॉफिट का शेयर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। जैसे हम मान लेते हैं कि पहले साल, मान लो किसी साल फर्म का प्रॉफिट था 1,20,000, तो सी के एडमिशन से पहले प्रॉफिट, जो फर्म के प्रॉफिट थे बिफोर एडमिशन ऑफ सी, तो ए बी को कितना मिलता था, ए और बी, अगर हम ए के हिस्से की बात करें तो देखा जाए तो ये मिलेगा 3/5 ऑफ 120, 72,000। ए को कितना मिलता था, 72,000, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो बी को मिलेगा 48,000। पहले ए को मिलता था 72,000 और बी को मिलता था 48,000। सी के आने के बाद भी हमने माना कि प्रॉफिट सेम है, फर्म को प्रॉफिट कितना है, 1,20 ही है। अब सी के आने के बाद ये प्रॉफिट 3 में डिवाइड होगा, और जैसे ही 3 में डिवाइड होगा तो कितना कितना होगा, 6 से डिवाइड करेंगे 2, तो ए को मिलेगा 60,000, बी को मिलेगा 40,000 और सी को मिलेगा 20,000। तो आपने देखा पहले ए को 72,000 मिल रहा था, सी के आने के बाद 60 ही मिला। बी को 48,000 मिल रहे थे, बी को 40,000 ही मिले, क्योंकि 20,000 रुपये सी को मिल रहे हैं, क्योंकि सी आ गया। इसका मतलब नए पार्टनर के आने से ओल्ड पार्टनर ने अपने लाभों के शेयर का, यहाँ अमाउंट पे मत जाइए, अमाउंट नहीं है, यहाँ शेयर की बात हो रही है। अमाउंट तो चेंज हो सकता है, प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, लेकिन फिर भी इन्हें क्या होगा, अपने हिस्से को त्याग करना ही पड़ेगा। अपना हिस्सा किसे देना पड़ेगा, खुद सी को देना पड़ेगा। तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्लियर हो जाता है कि जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर अपना हिस्सा देते हैं किसको, नए पार्टनर को, वो रेशियो क्या कहलाता है, आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाता है। बाकी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे, जिसमें आपको न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूरी डिटेल के साथ समझाई जाएगी और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे, थैंक्स, धन्यवाद।